लेट्स टॉक अबाउट द हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन। हम देखते हैं कि इसको डिग्रेडेशन क्यों कह रहे हैं हम। रिएक्टेंट्स की अगर बात करें कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, सो देयर इज अ प्राइमरी एमाइड। एमाइड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ OH, R-C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। रिएक्शन विथ एन अल्कोहलिक बेस प्रेजेंट हो along with a halogen, chlorine, bromine, iodine, anything. This will lead to the removal of carbon dioxide molecule. जब इसमें से C डबल बॉन्ड O रिमूव होगा इसमें से, तो एक अमीन बन जाएगा हमारे पास। नाउ दिस इज अ प्राइमरी अमाइड, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्राइमरी अमीन एक बन रहा है। रिएक्शन में तो ये हो गया, लेकिन इसको डिग्रेडेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिंपल हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमारे पास इस रिएक्टेंट से सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिमूव हुआ है, R-NH2 हमें मिल गया है। तो इसकी रिएक्शन के प्रोसीड होने की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन कम प्रेजेंट होता है, तो दिस इज वन कार्बन डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल एक और देख लें बेंजामाइड की, तो हमारे पास उसके रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस जो है वो इसीलिए है। Now, if we talk about the mechanism of the Hofmann rearrangement, so it consists of 4 steps. These are not difficult, but simply to understand, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट है एमाइड है, सबसे पहले उसके साथ रिएक्शन होगा हेलोजन के साथ। सो एमाइड में NH2 प्रेजेंट है ग्रुप, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं। वो लोन पेयर्स इस ब्रोमीन के ऊपर एक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। जब उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो नाइट्रोजन ने इसके ऊपर एक्ट कर दिया। इसके नाइट्रोजन के लोन इलेक्ट्रॉन्स ने इस ब्रोमीन के ऊपर एक्ट किया और एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। जब नाइट्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो उसके 4 बॉन्ड्स हो गए, फॉर्मल चार्ज उसके ऊपर +1 डेवलप हो गया। ब्रोमाइड जो है वो रिएक्शन से हमारे पास इंपॉर्टेंस का नहीं है फिलहाल, इसीलिए हम सिर्फ इस मॉलिक्यूल के देखते हैं जिसमें ब्रोमीन का बॉन्ड बन गया है नाइट्रोजन के साथ। अब जब बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया तो उसका जो फॉर्मल चार्ज डेवलप हुआ है उसको कैंसिल आउट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास बेस आके परफॉर्म करेगी। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस से जो OH आएगा, उस OH के इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पे एक्ट करेंगे और इसको रिमूव करवा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गया ये मॉलिक्यूल, तो हमारे पास प्रेजेंट होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड N बॉन्ड H और साथ एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड। ये जो मॉलिक्यूल है, अब दिस इज कंपैरेटिवली स्टेबल, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होगी ताकि इसको ज़्यादा स्टेबल बनाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब ये न्यूट्रल है लेकिन इसमें भी रीअरेंजमेंट होकर ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। तो रीअरेंजमेंट किस तरह होगी? सिंपली ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें भी 1-2 रीअरेंजमेंट हो रही है। इस कार्बन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है इसके नेक्स्ट एटम के साथ जाके बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम कह रहे हैं 1-2 रीअरेंजमेंट, मतलब बिल्कुल उसके नेबरिंग एटम के साथ जाके बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे दोबारा, तो ब्रोमीन के साथ उसका बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब ब्रोमीन के साथ टूटेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरह का प्रोडक्ट होगा। अब ये जो बॉन्ड थे, अल्काइल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गया इसके साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। वरना अगर ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेके ना जाता तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता। ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के यहाँ पे चले गए तो कार्बन के 1, 2 और 3 बॉन्ड्स हो गए, 4 - 3 1 पॉजिटिव 1 चार्ज डेवलप होगा ऑन द कार्बन एटम। अब कार्बन जो है वो बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट हो गया, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड R बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड R और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। अब बात वही है कि हमने मॉलिक्यूल से हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करवाना है ताकि वो स्टेबल हो। तो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके पास बेस के जो हमारे पास प्रेजेंट है फ्रॉम NaOH या KOH, वहाँ से जो बेस OH आ रहा है, OH एक्ट करेगा ऑन द हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन पे एक्ट करेगा उसको रिमूव करवा लेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर
और ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के पास चले जाएंगे। अब रिएक्शन कुछ इस तरह हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल बना, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए कार्बन को ताकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन नाइट्रोजन के एक बॉन्ड ज्यादा हो गया तो उसके पास +1 फॉर्मल चार्ज डेवलप हो गया। तो उस +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा लिया इस OH ने। अब हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया R बॉन्ड N बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम कहते हैं आइसोसाइनेट ग्रुप। नाउ उसके साथ वाटर भी रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, मॉलिक्यूल दोबारा न्यूट्रल हो गया। अब फर्दर इसको और स्टेबल बनाना है हमने, तो रिएक्शन होगा जो वाटर का मॉलिक्यूल है दैट विल एक्ट ऑन दिस आइसोसाइनेट। वाटर में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होता है और OH दैट इज कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें इस आइसोसाइनेट को, तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करेंगे दैट विल फॉर्म अ बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड टूटेगा चार्जेस सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन ये जो नाइट्रोजन नेगेटिव सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसकी ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ताकि इन दोनों के जो फॉर्मल चार्जेस हैं वो सेटिस्फाई हों और कोई भी ओवरऑल चार्ज डेवलप ना हो। सो R बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डैश OH। इसको हम कह रहे हैं कार्बैमिक एसिड। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बैमिक एसिड को फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए एक और वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करेगा जो उससे डीप प्रोटोनेशन करवाएगा, मतलब जो प्रोटॉन प्रेजेंट है OH का वो रिमूव करवाएगा। जब वो रिमूव करवाएगा तो हमारे पास ये जो ग्रुप बनेगा R बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव। अगर हम इसको गौर से देखें, जब ये H रिमूव होगा तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, तो ये CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, CO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये CO2 ग्रुप नेक्स्ट रिएक्शन में रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन के रिमूवल से ये मॉलिक्यूल बना, अगले में C डबल बॉन्ड O रिमूव हो गया एज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेबल स्पीशीज है और वो रिमूव होकर ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल दे सकती है। एज अ रिजल्ट इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। CO2 रिमूव हो गया, जब CO2 निकलेगा तो सिंपली R बॉन्ड NH हमारे पास बन जाएगा विथ एन एडिशनल लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपली उसके साथ प्रोटोनेशन करवाएंगे वाटर के हाइड्रोनियम आयन के थ्रू, जो हमारे पास पहले बन रहा था उसी रिएक्शन में। हाइड्रोनियम आयन हमारे पास प्रोटॉन देगा और वो प्रोटॉन इस नेगेटिव चार्ज सेंटर पे जाके एक्ट करेगा और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और हमारे पास सिंपली एक अमीन बन जाएगा दैट इज द प्राइमरी अमीन। तो हमारे पास इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एमाइड के साथ हमारे पास हेलोजन ने रिएक्ट किया तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना दैट इज नॉट स्टेबल। उसकी रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास एक आइसोसाइनेट बन गया। आइसोसाइनेट जो है उस पर वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करेगा तो उसने कार्बैमिक एसिड दे दिया, एक और वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करेगा तो हमारे पास वो अमीन का ग्रुप दे देगा। तो सिंपली शुरू में हमारे पास ब्रोमीन एक्ट कर रहा है अलॉन्ग विथ बेस, फिर रीअरेंजमेंट हो रही है, फिर सिंपली वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू एक स्टेबिलिटी एनर्जी फिजिबल रिएक्शन होता जा रहा है जब तक हमारे पास एक प्राइमरी अमीन न बन जाए, क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्टेबल है। इसीलिए इस रीज़न की वजह से हमारे पास हॉफमैन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। So that is it about the mechanism of the Hofmann rearrangement and the details about the examples.